And this is Gunjan Sharma from Kota. We are going to discuss about the sample paper of 22 to 23 क्लास 12th है ना, जिसका आपका कोड रहेगा बायोलॉजी का 044 है ना। अभी तक हमारे माइंड में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन चल रहे थे कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, पेपर के क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहेगा, मार्क्स का पैटर्न क्या रहेगा, एंड सेक्शंस का पैटर्न क्या रहेगा, एंड टर्म 1 एंड टर्म 2। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस चल रहे थे हमारे माइंड में, लेकिन उसका सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है, जो कि आपका सैम्पल पेपर के थ्रू आया है। क्लियर है। सैम्पल पेपर की बात करें बेटा, तो आपका जो सैम्पल पेपर है उसके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 70 मार्क्स, जिसमें ड्यूरेशन होगा, टाइम ड्यूरेशन होगा वो आपका 3 आवर्स रहेगा। क्लियर है। अब सैम्पल पेपर में हमारे लिए क्या जानने के लिए है, उसमें देखते हैं कि सारे जो आपके क्वेश्चन पेपर है वो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें सेक्शन टोटल 5 हैं। 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। क्लियर है। तो अभी हम उन सेक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए के बारे में अगर देखें बेटा, तो सेक्शन ए में टोटल 16 क्वेश्चन है, एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। क्लियर है। उसके बाद सेक्शन बी की बात करें तो 5 क्वेश्चन है आपके, जिसमें एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क। अगर सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी हैव ओनली 7 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। क्लियर है। सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी थोड़ा सा स्पेशल है हमारे लिए, इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं इस बार। केस बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, उसमें जो कि 2 केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। नेक्स्ट अगर बात करें सेक्शन ई की, तो सेक्शन ई में टोटल 3 क्वेश्चंस रहेंगे और एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। क्लियर है। इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर नीट एंड प्रॉपर्ली लेवल डायग्राम शुड बी ड्रॉन, मतलब डायग्राम की बात कर रहा है। तो बायोलॉजी डायग्राम के बिना अधूरी है, आप जानते ही अच्छे से। तो इसमें डायग्राम जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए, या किसी भी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि इस क्वेश्चन में हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, तो जरूर करिएगा, वो भी विद लेवल्ड। क्लियर है। उसके बाद अगर हम सेक्शन ए को डिटेल डिस्कस करते हैं, तो उसमें देखते हैं बेटा कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है ये हम जानते हैं। अन इनफर्टाइल कपल वाज एडवाइज टू अंडरगो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बाय डॉक्टर। आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो, select the correct stage of transfer of fallopian tube of successful result। क्लियर है। तो देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये जो क्वेश्चन है आपका लिया गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का टॉपिक है ये, और वहाँ से लिया गया है इन विट्रो एंड इन वीवो फर्टिलाइजेशन। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस टॉपिक को, क्लास में बहुत बार डिस्कस किया गया है ये। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 लिया गया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ते हैं हम एनसीईआरटी के रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है। और आप एक और चीज़ देखेंगे कि एनसीईआरटी की लाइंस को एज इट इज़ लिया गया है यहाँ पर। क्लियर है। तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक एनसीईआरटी तो है ही, है ना। इसके बाद और आगे डिस्कस करते हैं कि हमारा पेपर हमसे क्या डिमांड कर रहा है। क्लियर है। उसके बाद अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करें तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं क्वेश्चन है जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लिया गया। मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं बेटा। मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चन देखते ही एकदम खुशी सी होती है। क्यों? क्योंकि अगर हमें इसमें 1 या 2 ऑप्शन पता होते हैं तो पूरा क्वेश्चन सही हो जाता है। मतलब हम इसमें डिडक्शन मेथड यूज कर सकते हैं। कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? डिडक्शन मेथड इसमें यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following amino acid residues will constitute the हिस्टोन कोर। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पूछा गया है, हिस्टोन कोर के बारे में पूछा गया है। आपने एनसीईआरटी में बीट्स ऑन स्ट्रिंग पढ़ा होगा, और ये क्वेश्चन जो है उसका जो आंसर है वो भी आपकी एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लाइन लिखा हुआ है, वहीं से इस क्वेश्चन को लिया गया है। क्लियर है। तो लाइजिन और आर्जिनिन लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें बेटा, इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंट इज डेवलपमेंट ऑफ। देखिए इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंट है, मतलब डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट आपके 2 टॉपिक होते हैं, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं होमोलोगस और एनालोगस। ठीक है। ये आपका इवोल्यूशन से लिया गया है, इवोल्यूशन चैप्टर से टॉपिक लिया गया है, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि मेनली हर एग्जाम इसमें डिमांड करता है इस क्वेश्चन की। क्लियर है। उसके बाद इस टॉपिक की जैसे इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंट, इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंट, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, ये सब आप पढ़ते ही हैं। क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें इम्यूनिटी की बात कर रहा है बेटा। इम्यूनिटी हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ते हैं ये चैप्टर, ये टॉपिक।
इसमें रेमेडी और इम्यूनिटी पूछा गया है। इसमें टाइप्स पढ़ोगे आप, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। क्या पढ़ोगे? एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर है। उसके बाद 6 की बात करें तो इंटरफेरेंस के बारे में पूछा गया है बेटा। सेम टॉपिक लिया गया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से लिया गया है। ये टॉपिक लिया गया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से। क्लियर है। तो इसमें पूछा गया है इंटरफेरेंस आर मोस्ट इफेक्टिव इन मेकिंग नॉन इन्फेक्टेड सेल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इन ह्यूमन। क्लियर है। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो एड्स होगा, है ना। और हम इसको डिटेल में क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम इसका आंसर्स देखेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना पता करना है, इतना जानना है कि हमारा पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, हमारा पेपर का लेवल क्या रहेगा, है ना, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है पढ़ना और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग बेटा। सैंपल ऑफ वाटर की बात कर रहा है और सैंपल ऑफ वाटर आप जो पढ़ोगे 184 पेज नंबर ऑफ एनसीईआरटी का 184 पेज नंबर देखोगे आप, तो उसमें सैंपल पेपर, बीओडी, ऑर्गेनिक मैटर सब कुछ दिया हुआ है ना। वहीं से इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट लिया गया है, इसकी लाइंस को वहीं से लिया गया है। क्लियर है। एनसीईआरटी की बुक से। तो एनसीईआरटी इज मोस्ट इंपोर्टेंट बुक फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करते हैं बेटा, तो 8 क्वेश्चन नंबर, इस डायग्राम को देखते ही आपके मन में खुशी आनी चाहिए क्योंकि प्लाज्मिड का डायग्राम है और हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है। एनसीईआरटी में जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे ये डायग्राम बना हुआ है और वहां पर ये डायग्राम की विद लेबलिंग बना हुआ है, तो इसमें से कुछ लेबलिंग को हटा दिया गया है। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है वो बेटा टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन को लेकर है। टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, किसी फॉरेन डीएनए को इसमें ऐड करते हैं एंड ऑल। तो ये बायोटेक्नोलॉजी से ये टॉपिक आपका लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में पेज नंबर 30 करके 230 है। पेज नंबर 230 पर आप एक ग्राफ पढ़ोगे जो कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, या हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी बोलते हैं इसको। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ का है, जहां पर dn/dt = rn इस ग्राफ के बगल में लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपका इकोलॉजी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो फ्रॉम इकोलॉजी। सी एनीमोन गेट्स अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ हर्मिट क्रैब, द काइंड ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन एग्जिबिटेड इन दिस केस। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सी एनीमोन है, सी एनीमोन भी इकोलॉजी में जब आप सी एनीमोन के बारे में डिस्कस करोगे तो अमेंसेलिज्म कमेंसेलिज्म में इंटरेक्शंस लिखे हुए हैं। इंटरेक्शन जो दो स्पीसीज के बीच में या दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा आपको, ये 237 पेज नंबर पर मिलेगा। सी एनीमोन राइट हैंड साइड में फर्स्ट लाइन में सी एनीमोन लिखा हुआ है, वहां पर ये आपको मिल जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो फ्रॉम इकोलॉजी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 की फूड चेन से लिया गया है आपका। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम इकोलॉजी। इकोलॉजी से टॉपिक आया हुआ है, फूड चेन से आया हुआ है। इसमें एक्वाटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इकोलॉजी इज अ यूनिट, अगर उसमें चैप्टर्स की बात करें तो इकोसिस्टम है, तो वहां से इस क्वेश्चन को लिया गया है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 12 एक्स सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम इकोलॉजी। इकोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है और एक्स सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन की बात कर रहा है बेटा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक्स सिटू कंजर्वेशन की बात कर रहा है। ठीक है। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन का क्या आंसर होगा आप देख सकते हैं इसको, और ये भी आपको एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा। नाउ 12 क्वेश्चन हमारे कैसे थे बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे। इसके बाद 13 to 16 क्वेश्चन जो हैं हमारे वो हैं AR टाइप क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं। क्लियर है। तो AR टाइप क्वेश्चंस में बेटा क्या होता है, हमारे कंसेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, और AR टाइप क्वेश्चंस इज ऑल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। एपोमिक्सिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका ये क्वेश्चन लिया गया है वो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से लिया गया है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो कि आपका सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का, वहां से इस टॉपिक को लिया गया है, वहां से इस क्वेश्चन को लिया गया है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की। When white-eyed yellow-bodied Drosophila females were hybridized with the
red eyed brown bodies males and F1 progeny was intercrossed, F2 ratio deviated from 9:3:3:1। देखिए इसने सब कुछ तो दे दिया आंसर क्वेश्चन में, ठीक है। F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। आप जब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में जाओगे, जब एनसीईआरटी के चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हो, तो आपको ये पुनेट स्क्वायर मिलेगा, जिसमें आपको एक 7 करेक्टर में से एक करेक्टर दिया हुआ है। मेंडल साहब ने जो 7 करेक्टर पर स्टडी की थी, उनमें से कोई एक करेक्टर पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें पुनेट स्क्वायर के थ्रू उसको सॉल्व किया गया है। तो वही चीज़ यहाँ पर 9:3:3:1 वो पूछ रहा है। लेकिन इसमें एक और चीज़ आपको जाननी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इज मच हायर। तो आपको क्लास में बताया गया था पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो रहेगा बेटा आपका, वो कब ज़्यादा रहेगा। आपको 2 टॉपिक पढ़ाए गए थे, जिसमें फर्स्ट था रेजोनेंस, फर्स्ट टॉपिक जो था आपका वो जीन कॉम्बिनेशन था। जीन कॉम्बिनेशन जिसमें लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की स्टडी कर रहे थे हम, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की स्टडी कर रहे थे, तो उसमें ये लिंकेज से लिया गया है क्वेश्चन, क्लियर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें बेटा, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, एज ऑफ पिरामिड, पिरामिड हम पढ़ते हैं बेटा इकोलॉजी में, इकोलॉजी में पढ़ते हैं पिरामिड्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 लिया गया है आपका इकोलॉजी से। देखिए ये बहुत ही शानदार पिरामिड आ रहा है, और इसमें देखिए यहाँ पर जो पिरामिड बना हुआ है वो कौन सा पिरामिड है, सबसे पहले हमें ये पता करना है। तो आप में एनसीईआरटी में ही 3 पिरामिड्स दिए हुए हैं, एक्सपेंडिंग, डिक्लाइन और स्टेबल, है ना। तो उन तीनों का ये मिक्सचर दे दिया है उसने, एक कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा। बट इसका अगर आंसर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको डायरेक्टली इसका आंसर पता चल जाएगा कि ये स्टेबल फॉर्म में इसकी, क्लियर है। नाउ अब आते हैं बेटा, ये हमारा सेक्शन ए हो गया, जिसमें टोटल 16 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। इसमें हमने टोटल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बेटा 16। अब हम बात करते हैं बेटा सेक्शन बी की, सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी में क्या है, लेवल ऑफ हॉर्मोन्स पता किया। देखिए एनसीईआरटी में अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला डायग्राम देखोगे, उसमें इस साइड में फेज दिए हुए हैं और इस साइड में ऑर्गन्स दिए हुए हैं जहां से ये हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, क्लियर है। तो उसी डायग्राम को एज इट इज ले लिया गया है, और यहाँ पे FSH और LH और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दिए गए हैं। और यहाँ पर पूछा गया है A and B, व्हाट इज A and B एंड व्हाट इज 16 to 15 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ पर कौन सा फेज होगा, तो वो फेज के बारे में पूछा गया है। इस डायग्राम को देखते ही बच्चे थोड़ा सा डर जाएंगे कि पता नहीं क्या क्वेश्चन होगा, बट क्वेश्चन का लेवल देखिए कहाँ से लिया गया है और कितना हमसे पूछा गया है, क्लियर है। तो यहाँ से लेकर ये वाला फेज पूछा गया है इसमें, और यहाँ पर जो ऑर्गन होंगे वो पूछे गए हैं, क्लियर है। वो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। अगर आप एनसीईआरटी में इस डायग्राम को देखोगे तो आपको एग्जैक्ट सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें बेटा, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से, जिसमें ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर इन्फ्लेटेड ग्रीन पोर्ट्स। देखिए यहाँ पर जो करेक्टर लिया गया है वो मेंडल साहब के 7 करेक्टर में से एक करेक्टर लिया गया है, क्लियर है। तो कैपिटल G, F कैपिटल G और यहाँ पर स्मॉल f स्मॉल g। तो यहाँ पर पूछा गया F1 जनरेशन पूछा गया है, आप F1 जनरेशन पता कर सकते हैं, है ना। और इसको और डिटेल देखना है तो आप एनसीईआरटी में राइट हैंड साइड में डायग्राम बना हुआ है पुनेट स्क्वायर, उसको देख सकते हैं, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें पूछता है कि अगर आप में से कोई फील्ड पर गया और सडनली आपको स्नीजिंग होने लगी, है ना, और या फिर थोड़ी सी भी सडन रिस्पॉन्स आने लगे किसी भी चीज़ से, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको क्या रिकमेंड करेगा, इसमें ये पूछा गया है। तो ऑब्वियसली एलर्जी होगी, है ना, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, जो कि आपका लिया गया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से लिया गया है। तो डॉक्टर क्या रिकमेंड करेगा, एंटी एलर्जेंस। अब वो एंटी एलर्जेंस कौन से हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं बेटा। तो ये है, आपको पता चल गया ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 बायोटेक्नोलॉजी से, अगेन बायोटेक्नोलॉजी से पूछ रहा है। इसका सीक्वेंस पूछा है एंड एंजाइम पूछा है एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पूछे हुए हैं। देखिए आपके डायग्राम में
ये तो लेफ्ट हैंड साइड में बना हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी में जब आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम में से इनको लिया गया है। उसके बाद एक पैराग्राफ है, उसमें इस सभी का आंसर आपको एनसीईआरटी से ही पता चल जाएगा। ओके, तो ये 20 क्वेश्चन है वो बायोटेक्नोलॉजी से। 21 की बात करें, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम इकोलॉजी, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम इकोलॉजी। प्राइमेट्स के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं बेटा, सेक्शन सी की बात करते हैं। तो सेक्शन सी 22 क्वेश्चन है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर, उसमें भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पूछा गया है। और उस एक पेज में ही स्क्रोटम, लेडिंग सेल और मेल एसेसरी ग्लैंड्स लाइन टू लाइन लिखी हुई हैं, उसी में से उसका फंक्शन बताना है। तो आपकी एनसीईआरटी से एक एक क्वेश्चन और एक एक लाइन को यहाँ पर लिया गया है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। Again, question number 23 is from chapter 2 of NCERT, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से लिया गया है, जिसमें पॉलिनेशन के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आपको पॉलिनेशन पता करना है। क्लियर है? पॉलिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पॉलिनिटी बतानी है। डायग्राम बिलो आपके इसमें डायग्राम दिया हुआ है। अमीनो एसिड्स के बारे में बात कर रहा है। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब हम समझ गए कि मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। इसके बाद बेटा ये डायग्राम जो मिल जाएगा आपको मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, राइट हैंड साइड पे, ये एनसीईआरटी की बुक में राइट हैंड साइड पे पेज नंबर पे मिल जाएगा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, जिसमें एंटीकोडन और कोडन आप लोग पढ़ते ही हैं। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, और हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल जो है उससे लिया गया है, जो कि इवोल्यूशन चैप्टर से है। इवोल्यूशन चैप्टर से आपका हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। इसके बाद 26 की बात करें, एंटीबॉडी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, मतलब आप समझ गए हैं ये क्वेश्चन है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से लिया गया है, जिसमें एंटीबॉडी H2L2 आप पढ़ते हैं। इसके बाद एंटीबॉडी के बारे में बात करते हैं। उसके बाद और इसमें एक इंटरनल चॉइस भी दी गई है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की बात कर रहा है। प्लाज्मोडियम, अगर आप नॉर्मली किसी से भी जाके पूछते हैं हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया, बट आपको आंसर मिलेगा इसका मॉस्किटो, बट दिस इज टोटली फॉल्स आंसर। इसका आंसर है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, एक प्रोटोजोन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया के लिए। क्लियर है? तो ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है बेटा, इलेक्ट्रोफोरेसिस और एगरोस जेल, मतलब हम समझ रहे हैं कि क्वेश्चन जो है आपका 27 क्वेश्चन है वो आपका अगेन बायोटेक से लिया गया है, बायोटेक्नोलॉजी से लिया गया है। अगर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी से लिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 28। ये तो हुई आपकी सेक्शन सी की बात। अब हम बात करते हैं सेक्शन डी के बारे में। सेक्शन डी के बारे में जो क्वेश्चन नंबर 29 और 30 की बात करते हैं, तो स्टडी ऑफ पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉर्म। देखिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चन लिया गया है आपका, जिसमें पेडिग्री चार्ट है। आपकी जब एनसीईआरटी को ओपन करोगे तो आपको 2 पेडिग्री एनालिसिस के चार्ट दिए हैं, पेडिग्री चार्ट 2 दिए हुए हैं। तो हाँ, इसने उसी के बेसिस पर, उसी कंसेप्ट पर एक नया क्वेश्चन फ्रेम किया है, वो आपके सामने है। इसके बाद अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, तो डाटा, ये कंसंट्रेशन ऑफ निकोटिन स्मोक्ड बाय स्मोकर, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम human health and disease. This question is also from human health and disease. It is all about section D. Now we are going to discuss about the section E section E. Now 31 page number है बेटा, trace the events from copulation to zygote formation. This is also from human reproduction. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पूछा गया है बेटा, कॉपुलेशन से लेकर जायगोट फॉर्मेशन तक की जो इवेंट्स हैं उनको ट्रेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर मदर सेल टू द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सेक इन अ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें देखिए आप ये जो, और इसमें इंटरनल चॉइस दी हुई है। इंटरनल चॉइस में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो मेगास्पोर मदर सेल है, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो लिया गया है कहाँ से, जो आपका बायोलॉजी का 2nd चैप्टर है। क्या है? बायोलॉजी का 2nd चैप्टर है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वहाँ से लिया गया है। ये 3rd चैप्टर से लिया गया है। क्लियर है? उसके बाद ऑब्जर्व द सेगमेंट ऑफ mRNA गिवन बिलो।
कुछ सेगमेंट दिया हुआ है mRNA का, इसमें 3 से 4 डायग्राम बने हुए हैं आपके, आप एक बार देख लीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी बुक से ही एग्जैक्ट इसको ले लिया गया है। और वहां पर देखिए, तो ये है आपका मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से लिया गया है। इसमें आप लैक ओपेरॉन भी पढ़ते हैं, लैक ओपेरॉन पर भी क्वेश्चन है, लैक ओपेरॉन आपका मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड इट इज ऑल्सो फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। 33 क्वेश्चन है बेटा, वो भी बायोटेक्नोलॉजी से है। ओवरऑल दिस इज अ डिस्कशन ऑफ सैंपल पेपर। नाउ अब हमें देखना है मार्क्स के बारे में, कि हमारा जो पैटर्न है, रेशियो है एवरी टॉपिक का, एवरी यूनिट का, वो क्या है। देखिए, एक यूनिट है जिसमें आपको 10 मार्क्स का आया है, जिसमें 16 मार्क्स का है, एक है उसमें 19 का, सबसे ज़्यादा इस यूनिट में आया है 13 और 12। क्लियर है। तो देखते हैं, देखिए जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से आपका 19 मार्क्स का पेपर आया है, 19 मार्क्स का पेपर आया है। इसमें क्या है बेटा, उसके बाद रिप्रोडक्शन जो यूनिट है आपकी, उसमें 16 मार्क्स का पेपर आया हुआ है। क्लियर है, 16 मार्क्स का है। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर 13 मार्क्स का, इकोलॉजी 10 मार्क्स की है। तो आपका ये रेशियो रहेगा, मतलब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि एवरी यूनिट इज इम्पोर्टेंट, एवरी यूनिट को हमें इक्वल वेटेज देना है। अगर हम अपने बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन की पैटर्न समझें तो हमें एवरी यूनिट को इक्वल वेटेज देना है। कभी इसमें थोड़ा कम हो सकता है, इसमें ज़्यादा हो सकता है। और देखते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। नाउ अब इससे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे चैप्टर्स कितने हैं बायोलॉजी में और कितने डिलीटेड पोर्शन है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे चैप्टर है, इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है बेटा, फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इससे हमें एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है, मतलब ये डिलीटेड पोर्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन मिले थे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन मिले थे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से भी हैं, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से भी, इवोल्यूशन से भी क्वेश्चंस हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं। स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इससे एक भी क्वेश्चन हमें नहीं मिला है अभी तक। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इससे एक क्वेश्चन हमें मिला है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से, एंड इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल इश्यू से हमारे पास एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ये हमारा डिलीटेड पोर्शन है फॉर सीबीएसई बोर्ड। क्लियर है। नाउ पैटर्न ऑफ पेपर आपका क्या रहेगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पैटर्न ऑफ पेपर के बारे में बात करें बेटा, सेक्शन ए है, सेक्शन ए में बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे एंड AR टाइप क्वेश्चंस भी हैं। AR मींस असर्शन एंड रीजन टाइप। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 16 एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। क्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन बी के बारे में बात करें तो वेरी शॉर्ट आंसर्स रहेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे और एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क। और नेक्स्ट सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा, जिसमें 7 शॉर्ट आंसर्स होंगे और एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे बेटा 2, उसका जो मार्क्स रहेंगे 4 मार्क्स, मतलब टोटल मार्क्स आपके 8 मार्क्स का केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। लॉन्ग आंसर रहेंगे बेटा 3 लॉन्ग आंसर्स रहेंगे, एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। ओके। ओवरऑल इंटरनल चॉइस भी है रहेगी, कुछ क्वेश्चंस में आपकी इंटरनल चॉइस भी है। हम डिस्कस करते हैं कि हमारा किस पैटर्न से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपका ये पैटर्न है पेपर का, इसमें इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। आपका प्रीवियस जो बोर्ड ने नोटिफिकेशन दिया था कि इस यूनिट से इतने मार्क्स का पेपर आएगा, तो उसी से कुछ मिलता जुलता आप देख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद रिप्रोडक्शन, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी, ये यूनिट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। और इन यूनिट से ही यहाँ पर कुछ चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर से आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू सो मच।